Assalamu alaikum. So today we are going to discuss chapter number 52. आई का थर्ड चैप्टर है सेंट्रल न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ विजन। ठीक है, तो हम पहले दो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने उसके लेक्चर लेने हैं तो ज़रूर मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। नंबर 3 आज हमने डिस्कस करना है विजुअल पाथवेज और उसके कुछ क्लिनिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विजुअल पाथवे क्या चीज़ है। विजुअल पाथवे जैसा कि इस डायग्राम में बना हुआ है, अभी हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। विजुअल पाथवे स्टार्ट होता है ऑप्टिक नर्व से। ठीक है, रेटिना के बाद ऑप्टिक नर्व से वो जाता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, जिसके इन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथवेज आते हैं। ठीक है, वो अब हम सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू दैट प्रेजेंटेशन। कोर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज द एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स विच इज आउटसाइड द क्रेनियल कैविटी एंड वन इज द इंट्रा क्रेनियल कोर्स। ठीक है, और उसमें डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेकंड क्रेनियल नर्व है। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स की बात करते हैं। एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स यानी क्रेनियल कैविटी से बाहर। ये इसका ओरिजिन क्या है, ये नर्व कहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आपने रेटिना की 10 लेयर्स पढ़ी हो तो उसमें लास्ट सेल की लेयर होती है, दैट इज द गैंग्लियोनिक सेल लेयर। वो जो गैंग्लियोनिक सेल लेयर होते हैं, उन गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सॉन्स होते हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व रेटिना को लीव करती है वाया द ऑप्टिक कैनाल। ठीक है, और जहाँ से ये लीव करती है बिल्कुल आई बॉल को, वहाँ पर एक डिप्रेशन बनता है जिसे हम ऑप्टिक कप कहते हैं। ठीक है, तो the optic nerve is formed by the convergence of axons from the retinal ganglion cells. These cells in turn receive impulses from the photoreceptors of the eye. The nerve fibers arising from ganglion cells make up the optic nerve. These fibers converges toward optic disc, hence piercing the three coats of an eyeball, retina, choroid and sclera. जो optic disc का level होता है, जो optic cup जहाँ पर present होता है, जहाँ से optic nerve exit करती है eyeball को, वहाँ पर भी obviously eyeball की तीनों layers present होती हैं। retina है, choroid है और outermost sclera है। तो उनको पियर्स करती हुई वहां से ऑप्टिक नर्व जो है वो आईबॉल से बाहर, ऑर्बिट से बाहर निकल जाती है थ्रू द ऑप्टिक कैनाल। ठीक है, अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास 10 लेयर्स हैं रेटिना की। ठीक है, इसमें हमारे पास जो इनर मोस्ट लेयर है जो कि ये है, दिस इज द गैंग्लियोनिक सेल लेयर। ये गैंग्लियन सेल्स हैं। अब इन सारे गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सॉन्स निकल रहे हैं, उन सब ने मिलकर ये जो एक मोटी सी नर्व बनाई है, दिस इज द ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व इस साइड से भी सारी, इस साइड से भी सारी इकट्ठी होकर यहाँ पे जो है ये एग्जिट करती है यहाँ से। ठीक है, ये लेवल है हमारे पास ऑप्टिक डिस्क का। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क का लेवल है, ये लेबल किया हुआ है, दिस इज द ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा डिप्रेशन बनता है जिसे हम ऑप्टिक कप कहते हैं। ये ऑप्टिक कैनाल है, ऑप्टिक कैनाल बुनी कैनाल होती है। ठीक है, ये तो सॉफ्ट टिश्यू दिखाई जा रही है ना, यहाँ पर होगी ऑप्टिक कैनाल जिसके अंदर से ये जो है वो ऑप्टिक नर्व एग्जिट कर रही है आईबॉल से। ठीक है, और ये हमें नजर आ रहा है कि ये यहाँ पर ये आउटर मोस्ट स्क्लेरा है, फिर ये कोरॉइड है और ये रेटिना है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस होनी थी स्क्लेरा और कोरॉइड, बट ये उन्हें पियर्स करके तो ये बाहर को निकल गई है आईबॉल से। ठीक है, इसके बाद विद इन द मिडल क्रेनियल फोसा द ऑप्टिक नर्व फ्रॉम ईच आई यूनाइट टू फॉर्म ऑप्टिक कियाज्मा एट द कियाज्म फाइबर्स ऑफ द नेजल हाफ ऑफ ईच। अच्छा, ये हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं, इससे बेहतर डायग्राम है ये वाली। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, ये आईबॉल है, ये दो आईबॉल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसमें जो ग्रीन कलर है ये क्या शो कर रहा है, दिस, अब ये दो अगर आईबॉल्स हैं हमारे, ठीक है, ये बीच में नोज है। नोज कौन सी, जो आईबॉल की अगर दो हाफ्स में आईबॉल को डिवाइड कर दें तो जो इसका पार्ट नोज वाली साइड पे होगा, ये दोनों पार्ट ये मीडियल होंगे या नेजल होंगे, तो इसे हम कहते हैं मीडियल या नेजल पार्ट ऑफ रेटिना। ठीक है, और ये जो साइड पे होते हैं, क्योंकि साइड पे इधर टेम्पोरल बोन होती है, तो या तो हम इसे लैटरल पार्ट या टेम्पोरल पार्ट कहते हैं। ठीक है, आई बॉल का। इसी तरह जो हर आई की विजुअल फील्ड है, जैसे इस आई में नजर आ रही है ना, ये आई की विजुअल फील्ड है, यानी जितना एरिया वो देख सकती है एट अ टाइम। फोकस हम एक चीज पे कर रहे होते हैं, पर अगर आपने और किया हो कि हमारी विजुअल फील्ड काफी बड़ी होती है, हमने उसमें से किसी एक चीज पर फोकस किया होता है थ्रू आवर आईज। ठीक है, तो ये जो विजुअल फील्ड है ना, इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक मीडियल पार्ट है, एक लैटरल पार्ट है। तो जो विजुअल फील्ड का जो मीडियल पार्ट होता है उसकी इमेज इधर बनती है। ठीक है, लेटरल पार्ट या टेम्पोरल पार्ट ऑफ द रेटिना पर। ठीक है, यानी नेजल विजुअल फील्ड की इमेज बनेगी टेम्पोरल रेटिना पर। ठीक है, क्योंकि अब लाइट ने सीधा एंटर होना है ना, लाइट ऐसे तो नहीं हो सकती कि मीडियल साइड से मीडियल साइड पर ही आकर इमेज बनाए। तो इसलिए जितनी भी मीडियल साइड वाली विजुअल फील्ड है, नेजल विजुअल फील्ड है, वो इमेज बनाती है टेम्पोरल विजुअल फील्ड पर। ये बात आपने याद रखनी है। और जो टेम्पोरल विजुअल फील्ड वाली इमेजेस हैं, जो लैटरल विजुअल फील्ड है, ठीक है, जो ये नजर आ रही है, ये इमेज बनाएगी मीडियल साइड पे, यानी मीडियल साइड ऑफ रेटिना पे, जिसे हम नेजल रेटिना भी कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब हमने बताया कि ऑप्टिक नर्व बनती है रेटिना से, गैंग्लियोनिक सेल के एक्सॉन से। अब हमारे पास ऑप्टिक नर्व के अंदर इस नेजल साइड के भी फाइबर्स होंगे और इस
टेम्पोरल साइड के भी फाइबर्स होंगे। ये दोनों फाइबर्स इप्सिलैटरल साइड के यानी उसी साइड के लेफ्ट साइड के फाइबर्स लेफ्ट साइड की ऑप्टिक नर्व के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड में, राइट वाली राइट में और लेफ्ट वाले लेफ्ट में। अब ये तो सिंपल सी बात थी। अब होता क्या है कि ये ऑप्टिक नर्व एंटर होती है मिडल क्रेनियल फोसा में। ठीक है, इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये दोनों फाइबर्स जो है ना ये मिलते हैं, दोनों ऑप्टिक नर्व्स मिलती हैं और मिलती हैं किस लेवल पर, वो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक क्याज्मा। अब इस ऑप्टिक क्याज्मा की एक स्पेशल बात ये है कि अभी मैंने बताया है कि ऑप्टिक नर्व के अंदर दो तरह के फाइबर्स हैं, नेजल रेटिना वाले फाइबर्स भी हैं और टेम्पोरल रेटिना वाले फाइबर भी हैं, टेम्पोरल साइड वाले रेटिना के फाइबर्स भी हैं। अब इस ऑप्टिक क्याज्मा के अंदर जो दोनों साइड के टेम्पोरल वाले फाइबर्स आ रहे हैं ऑप्टिक नर्व से, वो तो सीधे सीधे आगे गुजर जाते हैं, लेकिन जो नेजल साइड वाले फाइबर्स आ रहे हैं नेजल साइड से रेटिना के, वो फाइबर्स डिकसेट कर जाते हैं, मिड लाइन क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पर चले जाते हैं। ठीक है, यानी राइट वाले नेजल फाइबर्स लेफ्ट वाली नर्व के साथ एग्जिट होंगे और जो लेफ्ट वाले हैं वो राइट वाली के साथ। ठीक है, ये आपको इधर डिकसेशन नजर आ रही है कि ग्रीन कलर में नेजल वाली फाइबर्स हैं इस साइड पे और इस साइड पे पर्पल वाले हैं। तो ये पर्पल वाले डिकसेट होके इधर आ गए हैं और ये ग्रीन वाले डिकसेट होकर इधर चले गए हैं। अब इधर दोनों ग्रीन वाले हैं, वो दोनों ग्रीन वाले कहाँ से आए हैं, मीडियल वाले ऑपोजिट आई से आए हैं और टेम्पोरल वाले उसी आई से आए हैं, इप्सिलेटरल साइड से। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। इसी तरह दूसरी साइड पर दोनों पर्पल हैं, एक पर्पल इप्सिलैटरल टेम्पोरल रेटिना से आ रहा है और दूसरा पर्पल ऑपोजिट साइड के नेजल रेटिना से आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज अनदर थिंग। अब ऑप्टिक क्याज्मा पर डिकसेशन हुई है नेजल फाइबर्स की या मीडियल फाइबर्स की। उसके बाद क्या होता है कि जब ये ऑप्टिक क्याज्मा को लीव करते हैं तो अब जो दो न्यू जो अराइज होंगे फाइबर्स जिनको कवर किया होगा कनेक्टिव टिश्यू शीट ने, उसे हम नर्व नहीं कहेंगे क्योंकि नर्व जो नेम होता है ना वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है। अभी हम क्रेनियम के अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो अब इसका नाम हम कर देंगे ऑप्टिक ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये ऑप्टिक ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इस ऑप्टिक ट्रैक्ट, राइट वाले ऑप्टिक ट्रैक्ट में क्या होगा, राइट वाली आई के टेम्पोरल फाइबर्स होंगे लेकिन लेफ्ट वाली आई के नेजल फाइबर्स होंगे और लेफ्ट वाली में वाइस वर्सा। ठीक है, अब ऑप्टिक क्याज्मा से लेकर ये ऑप्टिक क्याज्मा है और इस पॉइंट तक वो भी हम पढ़ते हैं, वो पॉइंट कौन सा है, हम इसको नाम देंगे ऑप्टिक ट्रैक्ट का। बात ओके, अब ये जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है ये ऑप्टिक ट्रैक्ट ट्रेवल करता है अप टू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के ऊपर हमारे पास पड़े होते हैं थैलेमस। थैलेमस की लैटरल साइड पर दोनों थैलेमाई के दो थैलेमाई होते हैं फॉर द टू ऑप्टिक ट्रैक्ट्स। उन दोनों थैलेमाई के लैटरल साइड पर लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज होती हैं। ठीक है, वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज पर आकर ये नर्व ट्रैक्ट्स एंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक ऑप्टिक ट्रैक आया है। ठीक है, और ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज हैं, यहाँ पर आकर ये वाले फाइबर्स एंड हो गए हैं। अब न्यू फाइबर्स अराइज करेंगे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से। ठीक है, वो जो न्यू फाइबर्स अराइज करेंगे, आगे कहीं भी डिकसेशन नहीं हो रही है। ठीक है, वो जो न्यू फाइबर्स अराइज करेंगे वो फाइबर्स इप्सिलेटरल साइड पर बनाएंगे ऑप्टिक रेडिएशन। अब इस वाले को हम जो न्यू फाइबर्स अराइज हुए हैं टिल द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, हम इनको क्या नाम देंगे, ऑप्टिक रेडिएशन का। ठीक है, तो ये फाइबर्स जाकर प्राइमरी ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स पर जाकर जो है वो एंड हो जाएंगे। कि इस तरह से हमारे पास जो है वो रेटिना से सेंसरी सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं टू द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। ठीक होगी बात। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि एक तो ऑप्टिक क्याज्मा में डिकसेशन हो रही है और विजुअल फील्ड और जो रेटिना है वो ऑपोजिट होते हैं, यानी नेजल वाली साइड का इमेज नेजल साइड पे बनता, सॉरी टेम्पोरल साइड पे बनता है और टेम्पोरल वाली का नेजल साइड पे। ओके, so each optic tract travels to its corresponding cerebral hemisphere to reach the lateral geniculate nucleus, a relay system located in the thalamus। और यहाँ पर आकर वो वाले फाइबर्स एंड करते हैं, न्यू फाइबर्स अराइज करते हैं क्योंकि साइनेप्स हो रही होती है। एक्सॉन्स फ्रॉम द lateral geniculate nucleus then carry the visual information via a pathway known as the optic radiation। optic radiation pass through retrolenticular part of internal capsule, इसको छोड़ दें, और ये जाकर एंड होती है विजुअल कॉर्टेक्स में। विजुअल कॉर्टेक्स में डिफरेंट एरियाज होते हैं जो कंसर्न होते हैं विद द विजन, जिसमें एरिया 17, 18 और 19 होते हैं। तो 17 पर ये जाकर एंड कर रहे हैं। दिस एरिया ऑक्यूपाइज अपर एंड लोअर लिप्स ऑफ कैल्क्राइन सर्कस ऑन मीडियल सरफेस ऑफ ऑक्सीपिटल। दैट्स इनफ, आपने विजुअल कॉर्टेक्स से याद रखना है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, इट्स लेबल्ड, और यहाँ से आपके पास ऑप्टिक रेडिएशन जा रही है, ये ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है। यहाँ तक ऑप्टिक रेडिएशन की फॉर्म में ये जो है ये ट्रैवल करके जा रही होती है। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक ट्रैक, फिर ऑप्टिक रेडिएशन और फिर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। सेम है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स दिखाया हुआ है कि वो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर।
ओके अब इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं कि ये पूरा एक पाथवे है ना, अब इसमें पाथवे में अगर किसी कोई लीजन आ जाती है किसी भी स्टेप पर तो उससे विजन कैसे अफेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले है हमारे पास पॉइंट 1 पे क्या है, ऑप्टिक नर्व के लेवल पर लीजन है कोई, ठीक है, कोई भी लीजन हो सकती है, कोई एडजेसेंट ट्यूमर हो सकता है जो इस नर्व को कंप्रेस कर दे, या कोई नर्व की इटसेल्फ इंजरी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। अब क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि ऑप्टिक नर्व में इंजरी हुई है तो ऑप्टिक नर्व के अंदर फाइबर्स कौन से होते हैं, उसी साइड की आई के दोनों फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, नेजल भी और टेम्पोरल भी। तो अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है मतलब उसी आँख के दोनों जो रेटिना है वो काम नहीं करेंगे और उसी आँख की पूरी विजन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसे हम कहेंगे, यानी राइट साइड पर है ना, ये तो टोटल राइट आई ब्लाइंडनेस, ठीक है, क्योंकि उसी आँख के दोनों फाइबर्स खराब हुए हैं। इट इज़ वेरी इजी। सेकंड स्टेप पर अगर आप आएँ तो सेकंड स्टेप में ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल पर लीजन है और ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल पर ब्लॉकेज आ रहा है। अब ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल पर भी वो वाला ब्लॉकेज है जो नेजल फाइबर्स को जो है वो डैमेज कर रहा है, ठीक है, नेजल फाइबर्स को डैमेज कर रहा है, दोनों साइड के नेजल फाइबर्स ग्रीन और रेड कलर में यू कैन सी कि दोनों नेजल फाइबर्स डैमेज हो रहे हैं। अब मैंने बताया था कि नेजल फाइबर्स इमेज कौन सी साइड का लेते हैं, टेम्पोरल साइड का यानी लैटरल साइड का। तो इस वजह से इस डायग्राम में लैटरल साइड पर ब्लैक ब्लैक है कि जो पर्सन होगा उसे लैटरल साइड नजर नहीं आएगी, ठीक है, उसको मीडियल साइड नजर आएगी क्योंकि मीडियल साइड का इमेज तो टेम्पोरल साइड पे बनना है, ठीक है, और टेम्पोरल फाइबर्स आर फाइन। सेकंड वाले कट के अंदर टेम्पोरल फाइबर्स को कुछ भी नहीं है, इंजरी नेजल फाइबर्स को हुई है, सो दैट्स वाई इसकी जो विजुअल फील्ड अफेक्ट होगी वो टेम्पोरल होगी जबकि फाइबर्स नेजल अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ऑपोजिट है। तो इसका नाम क्या होगा, बायपोलर हेमी एनोपिया। हेमी मतलब हाफ ऑफ, एनोपिया ब्लाइंडनेस को कहते हैं, और बायपोलर यानी दोनों पोल्स पे जो है वो डैमेज हुआ है, ब्लाइंडनेस हुई है, तो इस वजह से हम इसको बायपोलर हेमियोनोपिया कह रहे हैं। थर्ड वन इज द लेवल ऑफ ऑप्टिक क्याज्मा, लेकिन यहाँ पर क्या है, टेम्पोरल फाइबर डैमेज हो रहे हैं लेफ्ट साइड के। लेफ्ट साइड के जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं उन्होंने इमेज किसका बनाना था, लेफ्ट साइड के नेजल साइड का, ठीक है, यानी इसमें राइट आई बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जबकि लेफ्ट आई की नेजल साइड पे ब्लाइंडनेस है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट नेजल हेमियोनोपिया। है तो हेमी ही ना, आदि है, और लेफ्ट नेजल साइड वाली है तो लेफ्ट नेजल हेमियोनोपिया। फोर्थ में हमारे पास डैमेज है एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक ट्रैक्ट, और ऑप्टिक ट्रैक्ट में आई हैव टोल्ड यू कि दो तरह के फाइबर्स होंगे, इप्सिलैटरल आई के टेम्पोरल फाइबर्स होंगे और अपोजिट आई के नेजल फाइबर्स होंगे। यानी अगर ये डैमेज होती है तो जो अगर राइट वाली यहाँ पे लेफ्ट वाली डैमेज हो रही है ना, तो लेफ्ट वाली का टेम्पोरल साइड इमेज नहीं बनाएगी और राइट वाली की नेजल साइड इमेज नहीं बनाएगी। अगर ये इमेज बना किस साइड की रही थी, टेम्पोरल साइड की, यानी उल्टी इमेज बनती है ना, और ये वाली इमेज नेजल साइड की बना रही थी, यानी इसमें इस वाली की नेजल साइड और इस वाले का टेम्पोरल विजन खराब होगा। उसे नजर कौन सी साइड नहीं आएगी, अगर उसकी नेजल फाइबर्स खराब हुए हैं, क्योंकि इसमें नेजल फाइबर्स खराब हुए हैं ना, लेकिन उसे नजर कौन सी साइड नहीं आएगी, टेम्पोरल साइड, और इसमें टेम्पोरल फाइबर्स खराब हुए हैं तो उसे नजर कौन सी साइड नहीं आएगी, नेजल साइड। तो इसे हम क्या कहेंगे, राइट, क्योंकि दोनों में एक ही साइड पर आ रहा है, लेफ्ट राइट साइड पर, इधर भी राइट साइड पर, इधर भी राइट साइड पर, इसे होमोनाइमस कह रहे हैं, राइट होमोनाइमस हेमियोनोपिया, ठीक है, राइट साइड पर आ रहा है ना, इसलिए राइट होमोनाइमस हेमियोनोपिया। अब फिफ्थ वाला रह गया, फिफ्थ डैमेज इज एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन, ठीक है, इसमें भी अब ये राइट वाला डैमेज हुआ है ना, तो एक तो इसमें लेफ्ट होमोनाइमस हेमियोनोपिया तो होगा ही, वो तो आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैकुलर स्पेयरिंग क्यों है वो मैं बताती हूँ। अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि जो ऑप्टिक रेडिएशन का लेवल है ना, ऑप्टिक रेडिएशन को ना, जो इन नर्व फाइबर्स की ब्लड सप्लाई होती है ना, इसमें से अब कुछ फाइबर्स यू नो कि रेटिना के अंदर ना एक रीजन होता है जिसे मैकुला लूटिया कहते हैं, उसके अंदर होता है फोविया सेंट्रालिस, ठीक है। अब ये जो मैकुला लूटिया है ना, अगर ये मेरे पास नेजल साइड है, ये वाली जैसे है नेजल साइड ऑफ रेटिना है और ये टेम्पोरल साइड ऑफ रेटिना है, जो मैकुला लूटिया होता है ना वो बिल्कुल रेटिना के सेंटर में प्रेजेंट होगा, यानी उसका एक हाफ जो है वो नेजल साइड पे होगा और अदर हाफ जो है वो टेम्पोरल साइड पे होगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये जो ऑप्टिक रेडिएशन के लेवल पर ब्लॉक आते हैं ना, इसमें ये ब्लॉक आ सकता है ड्यू टू ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होने की वजह से, इस्कीमिया की वजह से, नर्व फाइबर्स का इस्कीमिया हो जाए, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि बाकी सारे नर्व फाइबर्स तो डैमेज हो जाते हैं, लेकिन जो मैकुला लूटिया से आ रहे होते हैं ना नर्व फाइबर्स, वो वाले नर्व फाइबर्स की डुअल ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, तो उनकी ब्लड सप्लाई उनको मिल जाती है, जिसकी वजह से उनकी साइड की इमेज जो है वो बन जाती है, जबकि दूसरी साइड वाले की नहीं बनेगी,
जैसे अगर आप इसमें राइट वाले में मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट होमोनेमस हेमियोनोपिया क्यों होगा। मैकुलर स्पेयरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि मैकुला दोनों साइड्स का जो है वो दोनों साइड्स का जो मैकुला है उसकी ब्लड सप्लाई डुअल है, दोनों साइड का मैकुला वर्क करेगा, उसकी इमेज बन जाएगी, बट जो बाकी लेफ्ट साइड का जो इमेजेस है वो नहीं बनेगा। नीज एक साइड पे नेजल होगा और एक साइड पे टेम्पोरल वाला वो नहीं बनेगा, और जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे लेफ्ट होमोनेमस हेमियोनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट। तो अब हमने विजुअल पाथवे पढ़ लिया है, उसके क्लिनिकल उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़ लिए हैं। वन थिंग टू नोट कि जब हमने पढ़ा के लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस पर आकर जो है वो ऑप्टिक ट्रैक्ट आकर एंड करता है, वहां से फिर ऑप्टिक रेडिएशन बनती है। ठीक है, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ थैलेमस। वहां से कुछ फाइबर्स जो हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं इनटू अदर रीजन्स ऑफ ब्रेन, जैसे कुछ मिड ब्रेन में चले जाते हैं, कुछ हाइपोथैलेमस में चले जाते हैं। मिड ब्रेन के इधर लिखा हुआ है, मिड ब्रेन के एक हाइपोथैलेमस के सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस में चले जाते हैं। ठीक है, और फंक्शंस में लिखे हैं कि क्यों क्यों जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई में चले जाते हैं, वो मिड ब्रेन का न्यूक्लियस है। सुपीरियर कॉलिक्युलस वो भी मिड ब्रेन का न्यूक्लियस है। वेंट्रल लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, असल में जो नॉर्मल न्यूक्लियस है ना वो डोर्सल लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, जहाँ पर जहाँ से आकर वो ऑप्टिक रेडिएशन के तौर पर निकलते हैं, लेकिन वेंट्रल में भी जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हाँ ये 4 रीजन है जहाँ पर फाइबर्स डिफ्यूज हो सकते हैं। क्यों डिफ्यूज होते हैं? जैसा इधर फंक्शंस लिखे हुए हैं, अब जैसे हमारी आईज ने सिर्फ देखने का काम तो नहीं है, मूवमेंट भी है। अब वो देख रही है एक डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आईज भी मूव करती हैं, तो उसको आई के मसल्स के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आई के मसल्स को थर्ड क्रेनियल नर्व कंट्रोल करिए मेनली, तो मिड ब्रेन में उसका न्यूक्लियस है, तो इस वजह से मिड ब्रेन के साथ भी इसका कनेक्शन है। हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्शन है, सर्केडियन रिदम्स को कंट्रोल कर रही है, कब आइज क्लोज हो रही है, कब उन्होंने ज़्यादा देखना है, कब वो रेटिना मोर वर्किंग कंडीशन में होगा, कब उसे हाईली सेंसिटिव बनाना है, कब इमेज को ज़्यादा शार्प बनाना है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ विजुअल कॉर्टेक्स कंट्रोल नहीं करा, अदर रीजन्स ऑफ ब्रेन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। उसके बाद दैट इज़ ऑल अबाउट इट। ठीक है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, मैं अभी आपको बताऊंगी। देन वी आर सपोज टू डू, ये सारा कुछ आपके सिलेबस में नहीं है, विजुअल कॉर्टेक्स के एरियाज वगैरह और उसकी इंपॉर्टेंस। देन वी हैव टू डू इफेक्ट ऑफ रिमूविंग द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, कि अगर आप प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को रिमूव कर दें तो क्या होता है। एक्चुअली हमारे पास जो लोअर एनिमल्स में है ना, उनमें क्योंकि कॉर्टेक्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स इतना डेवलप नहीं होता, तो जो हमने दूसरे कनेक्शंस पढ़े हैं ना ऑप्टिक ट्रैक के, कि वो मिड ब्रेन में चला जाता है, हाइपोथैलेमस में चला जाता है, लोअर एनिमल्स में सिर्फ वो वाली चीज़ें थी, तो उसे हम कहते हैं ओल्ड सिस्टम। और जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है जो कि प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में जा रहा है, उसे हम कहते हैं न्यू सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली हमारी विजन के लिए तो विजुअल कॉर्टेक्स वाला पोर्शन रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर वो रिमूव कर देंगे विजुअल कॉर्टेक्स तो हम नहीं देख सकते, वी विल बी ब्लाइंड। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ कुछ थोड़ी बहुत ग्रॉस पैटर्न्स ऑफ विजन और लाइट की परसेप्शन पर्सन को हो रही होती है, जिसका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स आप रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और कुछ ओल्ड रिस्पॉन्सेज भी होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद पेरीमेट्री है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल, वी विल नॉट बी डूइंग इट हियर। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज आई मूवमेंट एंड देयर कंट्रोल। सिलेबस में जो मेंशन है ना, जस्ट मेंशन है कि मस्कुलर कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट्स एंड न्यूरल कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट्स, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे और इनके साथ हम एसोसिएट करेंगे रिमेनिंग टॉपिक्स को। ठीक है, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं इतना जरूर बताऊंगी। आई मूवमेंट्स क्यों होती हैं? अब हमने सिर्फ सामने तो नहीं देखना। ठीक है, हमारी फील्ड ऑफ विजन इतनी ब्रॉड है कि हम जो हैं वो लेटरल साइड पर भी देख रहे हैं, मीडियली भी देख रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं चीज़ों को, करीब आ रही हैं चीज़ें, दूर जा रही हैं। ठीक है, इसके लिए ना आई की कुछ मूवमेंट्स हैं जिन्हें कुछ मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं, जिन्हें हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कहते हैं। उनके क्या नेम्स हैं? 4 रेक्टाई मसल्स हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लेटरल रेक्टस मसल्स, एंड द 2 ऑब्लिक मसल्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर मेंशन्ड है। आई की मूवमेंट है कौन कौन सी? वी हैव मीडियल यानी एडक्शन, फिर लैटरल मूवमेंट है दोनों आई बॉल्स की, एबडक्शन, लेकिन साइमल्टेनियसली ऐसा नहीं होता, आप दोनों आईज को लैटरली मूव नहीं कर सकते क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। ठीक है, तो एक आई का लैटरल रेक्टस और दूसरी आई का मीडियल रेक्टस वर्क करता है, तो हम आईज को हॉरिजॉन्टली कॉन्जुगेट फैशन में मूव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास वर्टिकल कॉन्जुगेट मूवमेंट्स हैं, आप ऊपर नीचे देख सकते हैं और आप आईज को रोटेट कर सकते हैं। देन वी हैव व्हाट आर द न्यूरल कंट्रोल ऑफ दीज मसल्स। तो हमारे पास जितने भी रेक्टाइल मसल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय द थर्ड क्रेनियल नर्व और द ऑक्यूलोमोटर नर्व, एक्सेप्ट 2 मसल्स जिसमें है लैटरल रेक्टस दोनों आईज का, उसको कौन कंट्रोल करेगा? 6th क्रेनियल नर्व। ठीक है, विच इज एब्ड्यूसेंट नर्व। और जो हमारे पास सुपीरियर ऑब्लिक मसल है उसको 4th क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है, विच इज द ट्रॉक्लियर नर्व। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके अलावा क्या है कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये 3rd क्रेनियल नर्व, 4th एंड 6th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस दिखाए गए हैं इस पोर्शन में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर में दिखाए गए हैं। 3rd क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस सबसे ऊपर होता है, 3rd और 4th का। ठीक है, उसके बाद फिर 5th आता है, फिर 6th क्रेनियल नर्व, 6th का ना 5th से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो 6th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस आता है।
ठीक है। अब 6 क्रेनियल नर्व से फाइबर निकले वो ऊपर जाएंगे, 4 से निकलेंगे वो ऊपर जाएंगे, 3rd से निकलेंगे वो ऊपर जाएंगे। तो ये पूरा बैंड बना रहे हैं मसल फाइबर्स का, जिसे हम क्या कहते हैं, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। और इन बिटवीन द वे ये सारे फाइबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी 6 वाले को देखें तो वो 4th से भी कनेक्टेड है, वो 3rd से भी कनेक्टेड है। ठीक है। इस कनेक्शन का क्या मकसद है, जैसे मैंने बताया कि जब आप एक आंख को मूव करें ना, तो एक आई लैटरल मूव करेगी, एक आई मीडियल मूव करेगी। एक आई का मीडियल रेक्टस वर्क करेगा, एक आई का लैटरल रेक्टस वर्क करेगा, लेकिन दे बोथ आर कंट्रोल्ड बाय टू डिफरेंट नर्व्स। तो उन नर्व्स का आपस में कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप एक आई के लैटरल वाले को इनोवेट करेंगे ना कि अब मैं लैटरल मूव करने लगी हूँ, तो कनेक्शन, उस कनेक्शन के जरिए से मीडियल वाले को खुद ही मैसेज चला जाएगा, 3rd क्रेनियल नर्व को मैसेज चला जाएगा दैट यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट द मीडियल रेक्टस, ताकि कॉन्जुगेट फैशन में मूवमेंट हो सके। तो दैट्स वाई ये कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक क्लिनिकल है। अच्छा, ये मूवमेंट्स नहीं करनी। स्ट्रैबिस्मस, स्ट्रैबिस्मस क्या होता है, लैक ऑफ फ्यूजन ऑफ द आईज। दोनों आई, लेट सपोज आप दोनों आई का ना एक विजुअल एक्सिस है, ठीक है, जो रेटिना आई के और रेटिना के सेंटर से पास कर रहा है। अगर उस एक्सिस के अलोंग आईज मूव कर रही है ना दोनों, और दोनों एक ही विजुअल एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, इट मीन्स आईज आर नॉर्मल। लेकिन अगर एक आई बिल्कुल स्ट्रेट है या एक आई बिल्कुल मीडियली देख रही है और दूसरी जो है वो उसके पैरेलल फैशन में मूव नहीं कर रही, दिस इज नॉन एज स्ट्रैबिस्मस। इसको स्क्विंट भी कहते हैं, ठीक है, यानी टेढ़ापन आंखों का। It has many types. अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है, स्क्विंट और क्रॉस आई मींस लैक ऑफ फ्यूजन ऑफ आइज इन वन और मोर ऑफ द विजुअल कोऑर्डिनेट्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रोटेशनल। 3 इसकी टाइप्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रैबिस्मस, वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस एंड टॉर्शनल स्ट्रैबिस्मस। इसकी आपको इधर डायग्राम मिल जाएगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रैबिस्मस में अब एक आंख का विजुअल एक्सिस सीधा है, दूसरी का विजुअल एक्सिस टेढ़ा हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो मीडियल, यहाँ पर मीडियल ही हो गया है, वो मीडियली भी हो सकता है, वो लैटरली भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रैबिस्मस। वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस में क्या है कि एक आंख ऊपर देख रही है, एक नीचे देख रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं है दोनों में, दोनों का विजुअल एक्सिस डिफरेंट है। और टॉर्शनल स्ट्रैबिस्मस में एक आंख तो उसका विजुअल एक्सिस सही होता है, दूसरी वाली का विजुअल एक्सिस रोटेशनल हो जाता है, यानी वो रोटेट करने लग जाती है, वो लैटरल मीडियल नहीं रहती, वो हर डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही होती है। सो इसको हम कहते हैं स्ट्रैबिस्मस। ठीक है। इसकी कॉज क्या हो सकती है, इसका मस्कुलर लीजन भी हो सकती है, यानी मसल्स में प्रॉब्लम भी हो सकती है, न्यूरल पाथवे में प्रॉब्लम हो सकती है, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस में प्रॉब्लम हो सकती है, क्रेनियल नर्व, अगर लैटरल रेक्टस की क्रेनियल नर्व में डैमेज है, लीजन है कोई, तो लैटरली आई मूव नहीं करेगी, तो वो मीडियली ही मूव करेगी, उसकी वजह से भी स्ट्रैबिस्मस हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ अकोमोडेशन एंड प्यूपिलरी अपर्चर। ये आपके पास सिलेबस में इंक्लूड है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका ना आपको कॉन्सेप्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगी एंड देन वी विल मूव ऑन टू द रिफ्लेक्सेस। अकोमोडेशन क्या होता है, अकोमोडेशन होता है जब एक दूर से आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, आप उसको अचानक करीब ले आए हैं ना, तो हमारी आई में कुछ चेंजेस आते हैं। 3 चेंजेस आते हैं बेसिकली। दोनों आई बॉल्स कन्वर्ज होते हैं, यानी मीडियली मूव करते हैं। उसके अलावा प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं। एंड थर्ड वन इज द लेंस का कर्वेचर इंक्रीज करता है, इंटीरियर कर्वेचर, और लेंस जो है ना वो थिक हो जाता है, उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। अब ये तीनों फंक्शंस करता कौन है, कन्वर्जेंस ऑफ आई बॉल किसने करवानी है, मीडियल रेक्टस ने, दोनों आंखों के। प्यूपिलर कंस्ट्रिक्शन स्फिंक्टर प्यूपिली ने करानी है, मसल है, इंट्राऑक्यूलर मसल। उसके अलावा जो सिलियारिस लेंस की जो मूवमेंट होनी है ना, वो सिलियारिस मसल ने करानी है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियारिस मसल। अब यू नीड टू नो कि जो मीडियल रेक्टस हैं उनको तो इनर्वेट कर रही है ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है, और जो दोनों इंट्राऑक्यूलर मसल्स है ना, स्फिंक्टर प्यूपिली एंड द सिलियारिस मसल, इन दोनों को इनर्वेट कर रही होती है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द एडिंगर वेस्फल न्यूक्लियस। ठीक है। और ये जो एडिंगर वेस्फल न्यूक्लियस से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होती है ना, ये 3rd क्रेनियल नर्व के साथ ही ट्रेवल कर रहे होते हैं विद इन अ सिंगल नर्व शीथ। ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। यानी अब जब अकोमोडेशन हुई, अब एक आप फार ऑब्जेक्ट को नियर लेकर आए, ठीक है, तो क्या हुआ कि रेटिना पर उसका लाइट आई, उसका इमेज आया, वो ऑप्टिक नर्व, सेंसरी नर्व इज ऑलवेज ऑप्टिक नर्व फॉर आई इन एनी केस। ठीक है, वही हर तरह की सेंसेशन लेकर जा रही है। ठीक है, तो वो सेंसेशन लेकर गई है, एट्रल जेनिकुलेट बॉडी तक पहुंची, वहां से कुछ फाइबर्स मिड ब्रेन में टर्मिनेट कर गए। ठीक है, मिड ब्रेन में टर्मिनेट करने से क्या हुआ, अच्छा अब मिड ब्रेन में आ जाए, आप मिड ब्रेन की थोड़ी सी एनाटॉमी डिस्कस करते हैं। मिड ब्रेन में ना हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास 3rd क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियाई भी होता है और एडिंगर वेस्फल न्यूक्लियस भी होता है। 3rd क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस ऑक्यूलोमोटर नर्व को जो है वो बनाएगा, और जो एडिंगर वेस्फल न्यूक्लियस है वहां से हमारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स निकलने हैं, जिन्होंने सिलियारिस और स्फिंक्टर प्यूपिली को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। नंबर 2, एक इन बिटवीन न्यूक्लियस होता है जिसको कहते हैं प्री टैक्टल न्यूक्लियस, जो कि इन दोनों से पहले प्रेजेंट होता है, जो कि इन दोनों को एक्टिवेट कर रहा होता है। ठीक है, ये दोनों पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। 2 3rd क्रेनियल न्यूक्लियाई होंगे राइट एंड लेफ्ट, 2 ही एडिंगर वेस्फल होंगे राइट एंड लेफ्ट, और 2 ही प्री टैक्टल न्यूक्लियाई होंगे राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, बाकी सब तो सेपरेट होते हैं। जो दोनों प्री टैक्टल न्यूक्लियाई है ना, ये दोनों का कनेक्शन होता है आपस में। इस कनेक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी।
अच्छा, जब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पर सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी ऑप्टिक ट्रैक का सिग्नल आया, कुछ सिग्नल मिड ब्रेन में चले गए, मिड ब्रेन में वो गए प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के पास, सबसे पहले प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के पास आए। तो जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है ना, उसने इनर्वेट कर दिया, उसने थर्ड क्रेनियल नर्व को भी मैसेज भेज दिया, उसको भी एक्टिवेट कर दिया, और एडिंगर वेस्पिकल न्यूक्लियस को भी एक्टिवेट कर दिया, बिकॉज हमने तीन चीज़ें करानी है, मीडियल रेक्टस की मीडियल मूवमेंट भी करानी है, और हमने प्यूपिल को भी कंस्ट्रिक्ट कराना है, सिलियरिस मसल को भी कंस्ट्रिक्ट कराना है, कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। तो एडिंगर वेस्पिकल से पैरासिम्पैथिक फाइबर्स निकले और ऑक्यूलोमोटर से मोटर फाइबर्स निकले। तो इन दोनों ने ट्रैवल करना है इन ऑक्यूलोमोटर नर्व की शीथ में, ठीक है, दोनों फाइबर्स में, मोटर फाइबर्स ने भी और पैरासिम्पैथिक ने भी, ठीक है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये प्रीटेक्टल रीजन है, उसने इनोवेट किया एडिंगर वेस्पिकल न्यूक्लियस को, और साथ ही हमारे पास एडिंगर वेस्पिकल न्यूक्लियस से फाइबर्स निकले जो कि थर्ड क्रेनियल नर्व के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, नीचे वाले को भी आप छोड़ दें, ठीक है। इसी के अंदर हमारे पास दूसरे फाइबर्स भी हैं, मोटर फाइबर्स। अच्छा, जो स्पेसिफिकली अभी इन्होंने पैरासिम्पैथिक फाइबर्स दिखाए ना, ये पैरासिम्पैथिक फाइबर्स साइनैप्स करते हैं सीलियरी गैंग्लियन में, और वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथिक फाइबर्स निकलते हैं, और वो जाकर हमारे पास जो है वो सिलियारिस को और स्फिंक्टर पिपिली को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, और प्यूपल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और लेंस का भी कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है, लेंस भी मोटा हो जाता है, और डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। जो थर्ड क्रेनियल नर्व साथ उसके मोटर फाइबर्स चल रहे होते हैं, वो मोटर फाइबर्स गैंग्लियन में एंटर नहीं करते, वो डायरेक्टली जाकर मीडियल रेक्टस को इनर्वेट करते हैं और आइज कन्वर्ज हो जाती हैं। दैट्स हाउ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स टेक्स प्लेस। और दोनों आंखों का किस तरह से होता है, क्योंकि एक तो दोनों साइड्स पर इमेज बन रही है, दोनों साइड्स की सेंसेशन जा रही है, दोनों साइड्स के प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई एक्टिवेट हो रहे हैं। दूसरी बात की प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई आपस में भी कनेक्टेड है, तो वो एक दूसरे को वैसे भी एक्टिवेट कर देते हैं, और इस तरह से आगे वो थर्ड क्रेनियल नर्व और एडिंगर वेस्पिकल को इनोवेट करके एक्टिवेट करके इस तरह से ये रिस्पॉन्स अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। उसके बाद अब ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। अब प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, यानी लाइट जब आप डालते हैं तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इसके अंदर कौन सा न्यूरल पाथवे इन्वॉल्व है। तो अब हम लाइट डालते हैं, आँख में लाइट डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी भी सेंसरी रेटिना से सेंसरी इन्फॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व लेकर गई, सेम पाथवे मिड ब्रेन में गई, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के पास गई, ठीक है। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस अब सिर्फ सिग्नल देगा एडिंगर वेस्पिकल न्यूक्लियस को, क्योंकि लाइट जब आती है ना तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करता है, तो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवाने वाले फाइबर्स किसके पास है, एडिंगर वेस्पिकल न्यूक्लियस के पास। अब हमें मीडियल रेक्टस वाले फाइबर्स नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब हमने आइज को कन्वर्ज नहीं करवाना, हमने जस्ट प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन करवानी है। तो जो स्पेसिफिकली प्यूपिल रिकंस्ट्रक्शन वाले फाइबर्स होंगे ना, प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई, उनको एक्टिवेट करेगा, और वो फाइबर्स निकलेंगे, वो थर्ड क्रेनियल नर्व की शीथ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रैवल करते करते सीलियरी गैंग्लियन तक पहुंचेंगे, और वहां से वो फाइबर्स जो जाकर हैं प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवा देंगे। दिस इज द डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, यानी आप उसी आंख में लाइट डाल रहे हैं, उसी आंख की प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स होता है कि अब आप एक लाइट तो एक आंख में डाल रहे हैं, लेकिन प्यूपिल दोनों आंखों को कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, दूसरी आंख के भी कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जब आप दूसरी आंख को देख रहे होंगे ना, तो हम उसको इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स कहेंगे, ठीक है। अब इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स होता ये है कि दोनों आंखें, जब भी आप एक में लाइट डालेंगे ना, दोनों आंखें कंस्ट्रिक्ट होंगी, ठीक है। जब आप उसी वाली को देख रहे होंगे तो आप उसको डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स कहेंगे, जब आप दूसरी वाली को देख रहे होंगे ऑपोजिट वाली को, तो आप उसको इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स कहेंगे। तो अभी दोनों आंखें कैसे होती हैं, लाइट तो आप एक में डाल रहे हैं, तो मैंने बताया जैसे कि प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, तो जब एक प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई एक्टिवेट होता है ना, तो वो दूसरे को एक्टिवेट कर देता है, दूसरा जब एक्टिवेट होता है तो दोनों ही अपने एडिंगर वेस्पिकल न्यूक्लियस को सिग्नल भेजते हैं, और दोनों तरफ से जो है वो पैरासिम्पैथिक फाइबर्स निकलते हैं, और दोनों साइड्स के प्यूपिल्स की स्फिंक्टर पिपिली की कॉन्ट्रैक्शन होती है, और इस तरह से जो है वो दोनों साइड्स के प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स द होल पाथवे ऑफ प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन एंड अकोमोडेशन, ठीक है। दोनों रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं, कौन सा पाथवे इन्वॉल्व होता है, दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है। और दोनों में एफरंट पाथवे यानी सेंसरी पाथवे ऑप्टिक नर्व के जरिए से होगा, और ईफरंट पाथवे ऑक्यूलोमोटर नर्व के जरिए से होगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।